कि क्या है दावे का आधार। जब पीएम मोदी कहते हैं 400 पार, तो क्या है दावे का आधार। और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि भाई आप किस आधार पर ये दावे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ अहम बातें। बीजेपी के बड़े दावे और अगली सरकार के एजेंडे को लेकर विपक्ष ने पूछा सवाल। तो ये सवाल पूछा है कि इतने बड़े दावे किस आधार पर कर रहे हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि उसके न्याय पत्र से बीजेपी में खलबली मची हुई है, इसीलिए इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कभी सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी अगर आज 370 सीट जीतने का दावा करती है तो फिर यह सिर्फ हवा हवाई तो नहीं है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प के साथ पीएम मोदी अपनी हर जनसभा में अपनी 10 साल की उपलब्धियों की चर्चा करते जा रहे हैं। लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी कार्यक्रमों में। पीएम मोदी हर सभा में अच्छी बहुमत से लौटने और अपनी अगली सरकार के एजेंडे का भी खुलासा करते हैं। 100 दिनों के एजेंडे का खुलासा कि क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहने वाली है अगले 100 दिनों में। पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हमारी सरकार की उपलब्धियों का लोगों ने ट्रेलर ही देखा है, पूरी फिल्म तो आनी बाकी है। हर गरीब के भविष्य को सुनिश्चित करना और देश को तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनाना उनका लक्ष्य है। पीएम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन का दावा है कि 2004 में भी बीजेपी ने ऐसे ही इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चलाया था। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी तो इस बार 180 पर सिमट जाएगी। उन्हें अपने 5 न्याय और 25 गारंटी पर कांग्रेस को भरोसा है। साथ ही इंडी गठबंधन का दावा है कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण बीजेपी इतने बड़े दावे कर रही है कि 400 पार कर जाएंगे और बीजेपी 370। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही अग्निवीर भर्ती बंद कर देंगे क्योंकि सेना में इस स्कीम को लेकर नाराजगी है, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। और चुनावी चर्चा में राहुल गांधी आर्मी सोर्स का भी हवाला दे देते हैं। यह भी दावा करते हैं कि चीन के साथ झड़प हो सकता है, तो ऐसे में नुकसान होगा। उधर बीजेपी ने चुनाव आयोग में सपा नेता अखिलेश की शिकायत की है और उनके ऊपर एमसीसी के उल्लंघन का आरोप लगाया। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश ने जहर देने का दावा किया था और कहा था कि रूस की जेलों की तरह विपक्ष की हत्या हो रही है। तो कभी एजेंसी को लेकर और कभी चुनावी बॉन्ड को लेकर तो कभी उद्योगपतियों को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है। और कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय योजना से बीजेपी के रथ को रोकने का दावा करती है। लेकिन कांग्रेस जनता के सामने यह बताने में असफल है कि 25 गारंटी के लिए धन कहां से आएगा। 30 साल बाद बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी 283 सीटें लेकर, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बनाने में सफल हुई थी भारतीय जनता पार्टी। उससे पहले 30 साल तक किसी को बहुमत नहीं मिला था। जाहिर है कि पार्टी के पास स्थायित्व के साथ यह भी दावा है कि जो कहा सो पूरा किया। विपक्षी गठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी पर ज्यादा भरोसा है, लेकिन सीटों को लेकर मचे संघर्ष ने उनकी धार को कमजोर कर दिया है, क्योंकि ठीक से सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा। नतीजा जो भी हो, लेकिन राजनीतिक दलों को यह बात पता है कि देश काफी बदल चुका है और जनता अब तो गुमराह होने वाली नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के दौरान लगातार कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारें जो काम कई दशकों में नहीं कर पाई, वो काम भाजपा ने 10 सालों में ही कर दिखाया। 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून
तो पीएम मोदी लगातार पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। साथ ही अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पहले 100 दिनों के एजेंडे में पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है और इसलिए मैं कहता हूं 10 साल में जो कार्रवाई देखी वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के 400 पार के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सोचती है कि अगर उनकी 180 सीटें पार हो जाती हैं तो उनकी नैया पार हो जाएगी। नंबर निकला है 400 पार, इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। वहीं सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी भाजपा के 10 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि भाजपा को चुनाव में जाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होगा। प्रधानमंत्री जा रहे दोबारा चुनाव में, पहले बताइए तो सही, पिछले 10 साल में जितने वादे किए वो सब कर पाए कि नहीं कर पाए? क्या है उनकी उपलब्धि, क्या है उनकी कमजोरी? यही बैलेंस शीट के आधार पर चुनाव होते हैं। इससे मुकर के वो विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के ऊपर उनका जो टारगेट है, ये हम समझते हैं कि ये लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने की प्रयास है। और बिहार से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा बिहार से ही डरे हुए हैं। दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है जी, 365 दिन आएंगे तो भी उनको हाथ तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं। तो दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन बयान का जो केंद्र है ना वो 400 पार वाला जो है उसी के आसपास बयान आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, ईशान जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। मैं विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ऐसा लग रहा है कि वो जो 400 पार वाला नारा था उसी के इधर और उधर बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अगर ये नारा दे रही है तो उसके पास, जो हम आज पूछ रहे हैं, हालांकि धनंजय जी बताएंगे, उसके पास आधार, स्थायित्व, मोदी की गारंटी, लाभार्थी योजना और तमाम उपलब्धियां। लाल जी, अगर मैं आपके ही रिपोर्ट से आऊं तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एजेंडा तो सेट कर दिया है, 400 अब की बार 400 पार। अब इसके इर्द गिर्द में जब आप विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को देखते हैं तो वो एक तरह से स्ट्रगल करते हुए क्यों दिख रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि लालजी, जब आप कह रहे थे कि 3 दशक के बाद इस देश ने मिलीजुली सरकार के बाद एक अस्थायित्व की सरकार को देखा था और वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से देखा। जब आप कहते हैं कि बदले हुए भारत का कि ये बदली हुई तस्वीर है, तो आप जरूर कह सकते हैं इस दावे के साथ जो बीजेपी ने अपने उस मैनिफेस्टो को ये पूरा करने का एक दावा किया है, जो पिछले कई दशकों से बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में रख रही थी और वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो वो जो अस्थायित्व का इनका दावा है कि वो कह रहे हैं कि जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो बड़े फैसले लेंगे, और बड़े फैसले लेंगे तो इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोगों के हित में वो फैसला होगा। और ये फैसला लेने के लिए जो मजबूत सरकार का दावा नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, वो मजबूत सरकार और मजबूत फैसले का उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों ऐसे फैसले को लेकर उन्होंने दिखाया है।
दूसरी तरफ आप ये देखें कि बात सही है कि ये बात कांग्रेस के पार्टी या इंडिया गठबंधन में उनका जो अपना एक आधार है उनका आधार है कि भाई ये एक दशक नहीं, एक दशक का जो पीएम मोदी का एंटी इनकम्बेंसी होगा वो तो जाहिर सी बात है कि बिना कुछ किए ही उनके पॉकेट में आएगा। तो वो ये मान के चलते हैं कि 2004 में भी इसी तरह से अगर बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और वो चला नहीं, तो इसी तरह अगर इस बार भी ऐसा हो कि इंडियन इनकम्बेंसी का लोड उन पे ज्यादा होगा तो शायद इनका 400 पार का जो नारा वो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन उनके एवज में वो जनता के सामने में क्या रख रहे हैं, ये बात सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के सामने में जब आप अग्निवीर की योजना रखते हैं, जब आप रखते हैं आर्मी में एक सोर्स के पता करते हैं और कहते हैं कि ये आर्मी के जवान अगर ये अग्निवीर के जवान अगर चाइना बॉर्डर पर जाएंगे तो पीट के आ जाएंगे, ये सोर्स की बात जब आप बात करते हैं तो आप एक तरह से देश की गरिमा, देश का स्वाभिमान और आर्मी के स्वाभिमान पर चोट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे आपके सामने में क्या होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि मोदी के 400 पार के नारे के विरोध में आपका कौन सा नारा हो जो आप 180 का दावा करते हैं। ठीक, मैं ये सारी चीजें जरूर ईशान जी से पूछूंगा, लेकिन आज पहले मैं धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी बताइए, 400 पार का क्या है आधार? देखिए, देश विकास की जिस रफ्तार से चला नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव के पार सूरज से आंखें मिलाने को तैयार और चुनाव में 400 पार, ये नरेंद्र मोदी जैसे के नेतृत्व में कुछ भी संभव है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है, जो उनके पास उनके जीवन का अनुभव और जिस तरह से उन्होंने देश का विकास और उन्नयन किया है, आप अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जनशक्ति, नरेंद्र मोदी जी के पास एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसारी अंतर्दृष्टि था, आत्महत्या, वो अमोघ आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, महान उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष राहुल जी कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, उन्हीं अवसरवादी, निष्कर्मी, परोपकारी, मिथ्यावादी, सुखोपवादी, पर हिम्मत और रुग्णचित वाले लोगों के पास ये सोच भी नहीं हो सकती है कि 400 पार कोई कैसे जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे कर्मवीर, सत्यवीर, धर्मवीर, सुरवीर को नापने के लिए विपक्ष के पास कोई पैमाना ही नहीं। नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी जब चुनावी चेतक पर महाराणा समान मोदी स्वयं सवार हो तो 400 पार कोई है ही नहीं। और हमने कब विपक्ष को कहा भाई आप एफर्ट करिए, आप जाइए 500 पार, लेकिन आपको पता है कि हम 40 भी नहीं जा सकते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन तृणमूल कांग्रेस से है, सपा से है। कांग्रेस तो जहां तक आई है, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास जो सीटें हैं उसमें से 70% सीटें 3 राज्यों से हैं, पंजाब से, तमिलनाडु से और केरल से। केरल में राहुल गांधी जी वायनाड उनको बाय बाय करने की स्थिति में है और वहां पूरे देश में कम्युनिस्ट उनके साथ है और केरल में कम्युनिस्ट उनके पैजार है। और पंजाब में भी इस बार तो स्थिति है, पंजाब में उनकी मैक्सिमम सीटें आम आदमी पार्टी ने लौटती है, तो कांग्रेस अपनी सीटें वहां भी नहीं पहुंच पाएगी। तो दूसरे के बारे में कैसे लौटता। ईशान जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि 400 पार पर क्या है आपका एतराज, और दूसरी बात ये कि क्या आपके पास वो जो 2004 की आप बात कह रहे हैं कि उस समय इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, तो कहने का मतलब क्या आपके पास एंटी इनकम्बेंसी का ही सहारा है या आपके भी कुछ अपने बड़े मुद्दे हैं? लाल जी देखिए, मैंने अपने भाई धनंजय गिरी जी को भी सुना, उन्होंने जिस तरह से अभी पूरा महिमा मंडन किया प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने पिछले 10 साल की कोई भी बात नहीं गिनवाई अभी तक। 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने से पहले जो वादे किए थे और 2024 में आज क्या स्थिति है देश की, उस पर ये चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप 400 पार की बात करते हैं तो 400 पार का कोई आधार होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल निराधार पार्टी है। इनकी जो राजनीति रही है पिछले 10 सालों में वो भय, विभाजन, नफरत और अराजकता की राजनीति रही है। इन्हें प्रेम, सौहार्द और अगर गरीबों की बात की जाए तो इन्हें बड़ी मिर्ची लगने लगती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अब देखिए पिछले 10 साल में क्या क्या वादे थे। 10 साल में वादे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 20 करोड़ नौकरियां आज तक देश में नहीं दे पाई है, शायद 1 करोड़ नौकरियां भी पूरी नहीं दे पाई है लोग। ये युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को ये अग्निपथ जैसी योजना देते हैं जिसके तहत 75% युवा जो 22 से 25 साल की उम्र में वो रिटायर होकर देश घर में वापस बैठ जाएगा, और ये 73 साल के बुढ़ाऊ आदमी 400 पार की बात करते हैं।
73 साल के, अच्छा आपने क्या बोला, 73 साल के, मैं ऑब्जेक्शन, बहुत गलत बात है। आपने क्या बोला, 73 साल के बुढ़ऊ आदमी? लालचंद जी, हाँ, मैं खुद रोक रहा हूँ, मैं खुद टोक रहा हूँ धनंजय जी, मैं खुद टोक रहा हूँ। 73 साल के मुझे सबसे घोर आपत्ति है लालचंद जी, मैंने खुद टोका है, मैंने खुद टोका है धनंजय जी। जरा ईशान जी से स्पष्टीकरण ले लेता है। ईशान जी, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ईशान जी क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए? मैं ये शब्द के अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल कर दूंगा। 73 साल का ऑब्जेक्शन है, तीसरी बार नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति वगैरह ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति ठीक है ईशान जी, तीसरी बार सरकार, ईशान जी बुजुर्ग व्यक्ति तक ठीक है। 22 साल का युवा घर में जाके बैठेगा अग्निपथ योजना में, बताइए, जवाब दीजिए इस पे। बुजुर्ग व्यक्ति शब्द फिर भी ठीक है। पूरी टीम प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी प्रेसिडेंट नहीं है, उनके पूरे प्रेसिडेंट टीम को मुबारक किया आपने। और महिलाओं की बात करते थे, पूरी कांग्रेस पार्टी करप्शन के प्रयास नहीं, वो जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ईशान जी अमर्यादित शब्द है, अमर्यादित शब्द है। पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पीएम के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। प्रधानमंत्री है, अगर ये कांग्रेस के कल्चर के वल्चर के तरीके एकदम तमाशा है। रुकिए, बिल्कुल इस बात और इनको माफी मांगनी होगी। ठीक है, गलत बात, गंदी बात, 10 साल में जो व्यक्ति झूठ बोलता आया हो, वादे खिलाफी की जिसने लगातार, आप जितना एक मिनट मैं आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री उल्टी सीधी बातें करते हैं महिलाओं के लिए, तब तो कुछ नहीं होता ना। नहीं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि शालीन शब्दों का सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। मैं लौटूंगा, आप लोगों के पास लौटूंगा, सीधे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चलते। सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंडिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की 12 सिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। ये बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं, बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तरासा है, और आपने देखा है मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है।
और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं। जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं मोदी जी आप उसको ट्रेलर क्यों कहते हैं, इतना सारा कर लिया। अब मैं गांव की भाषा में अगर समझाना है तो मैं यही कहता हूं कि आपने देखा होगा गांव में दिवाली के दिनों में बड़ा रॉकेट छोड़ना है, बहुत ऊंचे जाने वाला रॉकेट छोड़ना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वो फुलझड़ी होती है ना, उसको जलाते हैं, फिर दूर से फुलझड़ी से उस रॉकेट को अग्नि देते हैं और फिर रॉकेट उड़ता है। होता है ना ऐसा होता है ना। अब फुलझड़ी देख करके भी लगता तो है वाह वाह बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी ये तो अभी बाकी है, और इसके लिए ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, आज भाजपा सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। भाजपा ने समाज के उस दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया है जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से भी वंचित रखा था। आज बीजेपी सरकार एमपी में 5.5 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। ये राशन पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में इसी वंचित समाज से आते हैं। एमपी के 44 लाख गरीब और वंचित लोगों को तब तक पक्का घर नहीं मिला जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया। एक समय था जब मध्य प्रदेश में केवल 10% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। अधिकांश आदिवासी इलाकों में पानी की सप्लाई की सुविधा तक नहीं थी। हमने इतने कम समय में एमपी के करीब 70 लाख घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यहां का किसान जो चिन्नौर चावल उगाता है और जो मुझे भी बैट भी दिया गया, उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है। यही नहीं, कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से भी वंचित रखा था। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग पेसा कानून का लाभ ले रहे हैं। लाखों आदिवासी भाई बहनों को वन अधिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार ने ही दिया है। मध्य प्रदेश में के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खासतौर पर जो वहां की समस्याएं हैं और वहां के जो मुद्दे हैं उस पर क्या कुछ है और क्या केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक किस तरह से कदम उठा रही है, उसके बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब चर्चा को जारी रखेंगे कि एनडीए के 400 पार का क्या आधार है और विपक्ष का क्या सवाल है।
हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि हम प्रधानमंत्री की रैली के सीधे प्रसारण पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं, ईशान त्यागी जी हैं, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं। ईशान जी, आप बिल्कुल आपने उंगली उठाई है, मैं आपके पास आऊंगा जरूर। एक बार पहले जरा विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, अभी आपने जैसे देखा दोनों प्रवक्ताओं ने बात रखी, हालांकि हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि मर्यादित रह करके आप तमाम बातें कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईशान त्यागी जी ने जो बातें कही उसको लेकर ये लग रहा है कि भाई लगता है कुछ गुस्सा ज्यादा है। देखिए, ये हताशा है, और मैं ईशान जी को, एक हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, जब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था जी, तो कम से कम इस बात के लिए तो देखे कि उनके जितने टॉप लीडर हैं वो इस तरह के अभद्र भाषा के प्रयोग कई बार कर चुके हैं, और कई बार उसकी सफाई देते देते उसको कई बार ये बताते रहे कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अगर आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले, अगर आप एक शब्द उनके लिए बोलते हैं अशब्द, और उस शब्द का रिएक्शन जब आप लेते हैं तब आपको लगता है कि हमसे कोई भूल हुई है, तो ईशान जी मैं तो अनुरोध करूंगा कि कम से कम मंच पे मेरा भी यही अनुरोध आए, हाँ। और उस पे कम से कम शब्दों का मर्यादा तो जरूर रखना चाहिए। आपके पास तर्क हो, आप उस तर्क को दीजिए। आप अखिलेश यादव के लिए ईशान जी आऊंगा आपके पास। आप अगर तर्क इस तरह से देंगे कि आप मुख्तार अंसारी के बारे में अखिलेश कह रहे थे कि जेलों में उनको जहर दे के मौत हुई है इसलिए कि रसिया में जेलों में वहां पे अपोजिशन के लीडर को जहर दे दी गई थी। आप कह रहे थे इस तरह की कनाडा से लेके अमेरिका तक आप चले गए। ये क्यों लॉजिक ढूंढ रहे हैं? इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपको इस इलेक्शन में जो पूरी दुनिया की नजर है भारतीय लोकतंत्र पे, आप जब भी कभी मुद्दे से हटके आते हैं तो आप सीधे 400 पार में ईवीएम को लाते हैं। आप फिर ये इस तरह के अनर्गल बयान पे आते हैं जो बाद में फिर आप इस पे सफाई देते हुए दिखते हैं। मेरा दूसरा मानना है इस चीज को कि ये मुद्दा गंभीर है। हम आपके भी बात को रखते हैं कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि 100 से 80 से ज्यादा बीजेपी नहीं जा पाएगी, ठीक है, इसको आप मजबूती से रखिए ना कि आपके पास में इसे कौन सा आधार है कि बीजेपी 180 से आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन जब धनंजय गिरी गिनाते हैं अपने लिस्ट को 400 पार, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने काम से, अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे उतना भरोसा है। अभी लाल जी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पहला जो लोगों का चॉइस होता है वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, कि वो तय करता है इस बात से कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो ये इंडिया गठबंधन के 6 महीने में अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, चेहरा कौन है। खुद कांग्रेस भी नहीं बता रही है कि राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री के दावेदार है। तो आप कैसे यकीन करेंगे कि इस बात को लेकर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट में कांग्रेस ने एक बड़ा विकल्प दिया है? ठीक है, ये सवाल ईशान जी आप उंगली उठा रहे थे, तो सबसे पहले आप ही के पास मैं चलता हूं, फिर धनंजय जी के पास आऊंगा। एक तो सबसे पहली बात, विनोद जी के साथ साथ मैं भी अनुरोध करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बिल्कुल मर्यादित रहें। आधा 2 सेकंड ले। अच्छा, 2 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर ईशान जी के पास। ठीक है, मैं ईशान भाई हैं, उनको समझा रहा हूँ कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या उम्र है? 80 प्लस है। तो हम लोग का काम है, हम लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, सम्मान करें। ठीक ठीक। आप ईशान जी मर्यादा बनाए। ठीक ठीक, धनंजय जी आता हूँ। लाल जी मेरा जो अर्थ था मेरी बात कहने का वो ये था, अर्थ के साथ साथ शब्द भी मर्यादित रहे। जो मैसेज देश में जाएगा वो ये जाएगा कि एक 73 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो झूठ बोल बोल के पिछले 10 साल से अपने लिए तीसरा टर्म मान रहा है, और अग्निपथ योजना में एक युवा 20 साल का 22 साल का वो रिटायर होकर 4 साल बाद घर बैठ जाएगा, तो बड़ा पीड़ादायक है।
ठीक है, आप मुद्दे को जरूर उठाइए। तो अब सुनिए 400 पार को क्या आधार हम कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी और अभी आपके मिश्रा जी ने भी बोला कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल, नीति आयोग ने भी बोला है भाई। सुन लीजिए 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, तो क्यों आज नौबत आनी पड़ी है? आज प्रधानमंत्री जी ने बोला मध्य प्रदेश में कि मैंने 5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है, और पूरे कब आया था फूड सिक्योरिटी बिल? कब आई थी ईशान जी? ईशान जी हमारे समय पे आई थी। हाँ, अगर आप 90 करोड़ लोगों के लिए, 90 करोड़ लोगों के लिए। अरे लाल जी पूरी बात सुन लीजिए, ठीक। कुछ धनंजय गिरी जी को भी करने दीजिए काम, उनका अपना। हाँ। मत करिए सारा काम उनके। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब फैक्चुअल जो बातें हैं वो आनी चाहिए कि फ्री में अगर 80 करोड़ लोगों को ये नौबत आ गई है कि फ्री में राशन की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है देश के लिए। ठीक है, आपने धनंजय जी से जवाब मांगा है ना कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। ठीक। ये नोटबंदी लेकर आए और इन्होंने एमएसएमई धनंजय जी आप ही जवाब दीजिए भाई। तोड़ने का काम किया। ये 10 साल में सुन लीजिए, 10 साल के बाद सुन लीजिए। ठीक है, 2 करोड़ डॉक्टरों को लेकर आए थे। अभी ईशान जी कंप्लीट कर लें, ईशान जी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। महंगाई की बात की थी, महंगाई की बात करी थी। हाँ। देख लीजिए, दूध, दही, घी, मक्खन, हाँ। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। ठीक है, आप इनकी नाकामियों को बिल्कुल गिनाइए, आपका हक बनता है, गिनाइए कि देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ईशान जी आपके सवालों का जवाब अब धनंजय जी से मैं ले लेता हूं, फिर आपके पास। धनंजय जी पूरे 10 साल का हिसाब लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सारे सवाल ट्रांसफर कर रहा हूं। धनंजय जी बोलिए। और अंत में अच्छा 2 मिनट और मैं 1 मिनट 20 सेकंड और लूंगा। अच्छा 20 सेकंड ले जो लीजिए। प्रधानमंत्री जी जिस फुलझड़ी की बात करते हैं ना, हाँ, तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी बिल्कुल फुस फुलझड़ी है। उनकी सरकार बिल्कुल फुस फुलझड़ी है। अब उनको फुस फुलझड़ी दिवाली पे निकल ठीक, अब उनको धनंजय जी जवाब। साल में एक फुस फुलझड़ी निकल। ठीक, धनंजय जी जवाब। लालचंद जी, जब हम सरकार में आए थे, भारत सरकार में, तो 2013 में भारत का बजट होता था 16,65,297 रुपए। 2023 में भारत को ऋण भी बता दीजिएगा कि ऋण कितना बढ़ गया मोदी की वजह से। बात बदतमीजी भाई, एक एक करके अपनी बातें रखिए। छोड़ के गए थे और आज एक एक करके बात, एक एक करके रखिए अपनी बात, एक एक करके। ईशान जी आप धनंजय जी को सुन लीजिए, धनंजय जी का जवाब आप सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप। हाँ इस पे काउंटर ये है कि 10 साल में ठीक है, धनंजय जी को रख लेने दीजिए, उसके बाद पूरा काउंटर दीजिएगा, पूरा काउंटर दीजिएगा। ईशान जी पहले धनंजय जी को आप रख ले दीजिए, धनंजय जी को जवाब दे दीजिए, फिर पूरा काउंटर दीजिएगा। धनंजय जी जवाब दीजिए। लालचंद जी मैं बहुत ध्यान से सुना। हाँ ठीक है, आप क्या बदतमीजी। ठीक आप सुनिए, आप रखिए, ये भी सुनेंगे। ठीक है, रखिए धनंजय जी। 2013 में भारत सरकार का बजट था 16,65,297 करोड़। 2023 में भारत सरकार का बजट है 45,03,097 करोड़, लगभग 3 गुना। एसबीआई का मुनाफा था 13,000 करोड़, जो मुनाफा 50,000 करोड़ 2023 में आया। 2013 में बैंक खाता धारकों की संख्या थी 40 करोड़, 2023 में 225 करोड़ है। बैंक के ब्रांचेस थे 1,80,000 आज बैंक के ब्रांचेज है। इस तरह से आधारभूत संरचनाओं को जिस तरह से विकसित किया गया, 400 में भारत ट्रेन का निर्माण किया गया। हाईवे 23 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। 99% ग्रामीण सड़कें शहरों से जुड़ गई है। ठीक है, आप भी ये सब चीज गिनाइए जनता के बीच जाकर। काम में हुआ। हाँ 5 से 27 राज्यों में मेट्रो आ गई है। जी 4 सैटेलाइट लॉन्च हुए। 320 यूनिवर्सिटियां बनी है। ठीक है, और यही विकास के पैमाने पर 11वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। किसान क्रेडिट कार्ड 1.29 करोड़ था, जो 7.13 करोड़ हुआ। ठीक है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, इस विकास की गति को, विकास यात्रा के हमारे जो जनता से यात्री बने उनको वोट देने जनता के विकास, इस विकास यात्रा को करने वाले, और आप कांग्रेस छाप भी नहीं पाते हैं, और राहुल गांधी की छाप भी बना हुआ है। और कांग्रेस करप्शन का प्रयास, और इस देश में कहीं नहीं नजर आएंगे आप। ठीक है, ठीक चलिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है दोनों तरफ। राजन जी, कांग्रेस कागज पे ही चलती है। जिस तरह से कागज पे आप किसान को देख रहे हैं ना, इस कागज पे, ऐसा ही कांग्रेस कागज पे ही चलती है। देखिए 4 जून को पता चलेगा कौन कागज पर कौन धरती पर। ठीक है ना, 4 जून को सबको पता चल जाएगा। कागज रह जाएगी आने वाले समय में। स्थापित की कांग्रेस को
अगर हम विदेशी बच्चे बोल लीजिए ईशान जी जल्दी से, फिर मुझे खत्म भी करना है। ईशान जी बोलिए, सम्मान ईशान जी का काउंटर ले लीजिए, फिर खत्म करना है। पीढ़ी है, ऐसी एक पीढ़ी है जो अपने बुजुर्गों का अब ईशान जी का काउंटर, ईशान जी का काउंटर। जो स्वभाव है मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मैं बुढ़ाऊ। अब ऐसे ठीक है, उन्होंने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, चलिए अब उसको छोड़िए, आप संस्कार की प्रकाश छोड़िए अब उसको। ईशान जी बोलिए, ईशान जी। देखिए धनंजय गिरि जी बेचारे इतने हताश हो गए हैं कि उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की। पॉइंट रखिए अपना, क्योंकि मुझे फिर खत्म भी करना है, मुझे डिस्कशन खत्म भी करना है, इसलिए बोल रहा हूं। चलिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी, ईशान जी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज